जय हिंद दोस्तों। कल के आगे हम लोग आज स्टार्ट करेंगे फिर से। कल हमने पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा था कि जब भारत में पुर्तगाली आए वो किस उद्देश्य से आए, उन्होंने क्या क्या किया यहाँ पे आके, उनके गवर्नर ने क्या 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 काम किए यहाँ पे आके। ठीक है, लास्ट टाइम पे हम लोग एक और स्टार्ट करेंगे तो वो चीज़ हम जानेंगे। अच्छा, ये लोग पुर्तगाली जो भारत में आए उससे भारत को क्या क्या मिल गया यहाँ पे, उन्होंने ऐसा क्या क्या डेवलपमेंट दे दिया है फिर जो उनके पास था यहाँ पे। तो एक तो उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को दे दिया। तंबाकू की खेती को पुर्तगालियों से सीखा भारत ने। मूंगफली के बारे में, मूंगफली खेती को भारत से सीखा। एक और था, एक और अलग से लिख लेना, गोथिक शैली। ये भवन निर्माण की शैली होती है, ये भी पुर्तगालियों से मिली थी भारतवर्ष में। ठीक है। अच्छा चलिए अब इसके आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने कल क्या क्या क्रम पढ़ा था, कौन कौन कैसे आए। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद डच आए, डच के बाद ब्रिटिश आए, उसके बाद डेनिश या डेनमार्क आए, और उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। अच्छा, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, सबसे लास्ट में आए हैं पुर्तगाली। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। डच, हॉलैंड। तो मैंने आपको बताया था जब फैक्ट्रियों के बारे में बता रहे थे, तो इनकी पहली फैक्ट्री 1605 में मछलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में, मछलीपट्टनम। अच्छा, ये फैक्ट्रियों के नाम याद करने ज़रूरी हैं कि नहीं, पूछे गए हैं एक बार शायद PCS 2017 के पेपर में। पुर्तगालियों की फैक्ट्री के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी फैक्ट्री पुर्तगालियों की नहीं थी या फिर थी, ऐसा कुछ क्वेश्चन था जो मुझे याद आ रहा है। तो इसलिए एक हल्का सा एक नज़र आप डाल लीजिए, ताकि अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको टैकल कर सको। ठीक है। तो उसके अलावा पुलिकट में थी, सूरत में थी, चिनसूरा वेस्ट बंगाल में थी, और पीपली वेस्ट बंगाल में, ये इनकी फैक्ट्रियाँ थीं। वैसे मोस्ट चांसेस रहेगा पुर्तगाली वगैरह की ही पूछेगा, ज़्यादा वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी एक बार अपनी तरफ से क्यों छोड़ना उस चीज़ को। ठीक है। अब इनका पर्पज़ क्या होता था, वस्त्र और मसाले दोनों का व्यापार। जो भी यूरोपीय शक्तियाँ भारत में आई या एशिया के देशों में, उनका प्रमुख उद्देश्य होता था मसाले का व्यापार करना, उसके बाद अलावा वस्त्र का व्यापार करना। ठीक है। और हम लोग एक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे जो 1759 में हुआ था, वेदारा का युद्ध, ये याद रख लेना, पूछ सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए। 1759 वेदारा का युद्ध, वेदारा का युद्ध उसमें किस किस के बीच हुआ था, ब्रिटिश और डच के बीच। ब्रिटिश एंड डच। ठीक है। और इसमें पराजित कौन हो गए, तो कॉमन सी बात है, डच पराजित हो गए, तभी तो ब्रिटिश का नाम सुनते आगे चल के हम लोग। उसके बाद देखिए अंग्रेज आए। अच्छा, अंग्रेज में हम लोगों को थोड़ा थोड़ा ये जानना होता है, जब मध्यकालीन इतिहास का लास्ट पार्ट हम लोग पढ़ रहे होते हैं, उस समय जहांगीर अकबर का शासनकाल चल रहा होता है, औरंगजेब का शासनकाल होता है। तो इस समय कहीं ना कहीं यूरोपीय व्यापारी आने शुरू हो गए थे। ठीक है। तो हम लोग यहीं से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ब्रिटिश अधिकारी कौन था, जॉन मिल्डन हॉल, जो 1599 में भारत आया था। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। ठीक है। और इसके बाद देखिए जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस आए थे। कैप्टन हॉकिंस के बारे में पूछा जाता है, किसके दरबार में आए थे, जहांगीर के दरबार में आए थे। ठीक है। इन्होंने भी फैक्ट्री सूरत में खोलने की अनुमति मांगी थी। इसके बाद सर टॉमस रो भी आए हैं जेम्स के दूत के रूप में। ठीक है। हाँ, इन्होंने अनुमति मांगी। अच्छा, फिर बंगाल, जो भी ब्रिटिश के लोग थे वो बंगाल में अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाए। बताएंगे केवल बंगाल में ही क्यों, बाकी जगह क्यों नहीं ये पहुंच पाए, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है इस चीज़ का। नहीं तो वो चाहते तो साउथ में भी कर लेते। साउथ में जो मैसूर था, जहाँ मराठे रह रहे थे, हैदराबाद था, इसके अलावा दिल्ली था, दिल्ली, और भी बिहार वगैरह कोई भी सारे क्षेत्र थे, वहाँ क्यों नहीं, इधर पश्चिमी क्षेत्र थे, पंजाब थे, राजस्थान थे, यहाँ ये क्यों नहीं अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाए, बंगाल में ही क्यों कर पाए, इसका भी एक कारण है। चलिए पहले एक बंगाल के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। ठीक है।
एक तो 1717, ये फैक्ट इम्पोर्टेंट पड़ जाता है थोड़ा, है ना। 1717 में फर्रुखशियर ने अनुमति दी थी व्यापार की, ठीक। थोड़ा अच्छे से आपको बताते हैं इस चीज़ को हम। हम्म, 1698 में, एक तो 1698, एक 1717, दो चीज़ें याद रखनी थोड़ा। 1717 को ज़्यादा याद रखिए, जो मैंने बताया। उस समय क्या था कि फर्रुखशियर जो मुग़ल सम्राट थे, उन्होंने अंग्रेज़ों को शाही फरमान प्रदान किया था, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि कंपनी यदि 3000 रुपये वार्षिक देती है सम्राट को, तो उन्हें करमुक्त व्यापार का अधिकार मिल जाएगा। उन्हें बाकी कितना भी व्यापार करें, कैसे भी व्यापार करें, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, ब्रिटिश ने इस फरमान का दुरुपयोग किया था, वो आगे पता चलेगा। तभी तो बंगाल में विरोध हुआ था इस चीज़ का। कैसे विरोध किया, कैसे दुरुपयोग किया था, वो आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। और गैरोल्ड ऑगियार, ये एक, बाकी आप पढ़ लेना, पढ़ने के लिए चीज़ है। गैरोल्ड ऑगियार ये बम्बई का संस्थापक था। ये चीज़ें अब नहीं पूछी जाएंगी, का समय तो निकल गया जब ये चीज़ें पूछी जाती थी। चलिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं। इसके बाद कौन है? फ्रांस। फ्रांस में कंपनी की स्थापना किसने की? फ्रांसिस कैरो। फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में हुई, ठीक है। वहाँ का वित्त मंत्री कौन था? कोलबर्ट। लुई 14 उस समय शासक था। ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि जब फ्रांसीसी कंपनी की भारत में स्थापना हो रही थी, उस समय राजा कौन था? तो लुई 14। वित्त मंत्री था कौन था? कोलबर्ट। और वहाँ पर जिसके निर्देशन में स्थापना हुई वो कौन था? फ्रांसिस कैरो। तो पहली फैक्ट्री कहाँ लगी इनकी? सूरत में। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद और कई सारी फैक्ट्रियाँ डली, मोस्टली पहली फैक्ट्री तो हमेशा याद रखिए आप, ठीक है। चलिए, ये उस समय कई सारे क्षेत्रीय राज्य भी थे, कहते हैं ना उसमें भारत में क्या चल रहा था, कई सारे क्षेत्र राज्य थे। साउथ में मराठा था, मैसूर था, निज़ाम था, इधर बंगाल था, इधर सिंध, कश्मीर, पंजाब, ये भी छोटी छोटी रियासतें थी, राज्य थे, ठीक है। अब इसके बाद फ्रांसीसी कंपनी हम लोगों ने पढ़ ली। डेनिश कंपनी का इतना रोल रहा नहीं, इसलिए हमने वो छोड़ दिया है, ठीक है। बस इतना जान लीजिए कि ट्रैकोबार तमिलनाडु में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री डाली थी, है ना। और जब फ्रांसीसी थे तो 1760 में, जैसे हम लोग 1759 में बेदारा का युद्ध पड़ा, 1760 एक मोंडी बॉश का युद्ध पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, ये चीज़ें याद रखनी होंगी, क्योंकि यही आते हैं। मोंडी बॉश का युद्ध किस किस के बीच हुआ? अंग्रेज एवं फ्रांसीसी। क्यों हो रहा था, ये बैकग्राउंड कहानी बताते चलेंगे जब इसके बारे में आएंगे। अभी इंग्लिश का, अंग्रेज़ों का इस्टेब्लिशमेंट देखेंगे ना, तो ये सब सारी चीज़ें आएंगी दोबारा से। इसमें जीता कौन? ये जीते कब? तभी तो आगे नाम सुन रहे, नहीं तो फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ रहे होते हम। क्यों ब्रिटिश के बारे में इतना पढ़ते हैं हम लोग? चलिए, ब्रिटिश साम्राज्य का उदय कैसे कैसे हुआ है, वो हम लोग एक बार पढ़ते हैं इस चीज़ को। चलिए, जब ब्रिटिश अपने आप को बंगाल में इस्टेब्लिश कर लिया इन्होंने, क्यों किया वो अभी हम बताएंगे आपको कि वो चाहते तो और भी तो कहीं इस्टेब्लिश हो सकते थे, केवल बंगाल में ही क्यों किए, तो इस चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। तो कब, अभी पहले हम लोग कर्नाटक वॉर के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, कर्नाटक वॉर के बारे में एक आपको पढ़ने से पहले इसके बारे में हल्की सी आपको हिंट दे दें। इस समय पश्चिमी देशों में क्या चल रहा था, पश्चिमी देशों में क्या चल रहा था, तो मैंने आपको एक मैप, चलिए कल से ही स्टार्ट करते हैं आगे से। ये ठीक है, ये यहाँ पे आपका अटलांटिक महासागर है, और अटलांटिक के बाद यहाँ पे आपका ये अमेरिका का पोर्शन है, देखिए, है ना। ये यहाँ पे आपका ब्रिटेन है, ये आपका यूएस। अमेरिका ऐसा देश है जो अपने इतिहास के बारे में बात करना कभी पसंद नहीं करता है, क्योंकि उनका कोई इतिहास है ही नहीं। जैसे हमारा बहुत गौरवान्वित इतिहास है, उनके पास ऐसा नहीं है, ठीक है।
क्यों नहीं, वो भी ये आप जब विश्व इतिहास पढ़ते तब इसके बारे में समझ में आ जाता आपको। अच्छा, ब्रिटिश इस समय क्या कर रहा था, अपना उपनिवेश यहाँ पे अमेरिका को बना रहा था। तो यहाँ पे ब्रिटिश के जो भी दास गुलाम जो भी थे उनको यहाँ पे ले जाके बसा रहा था, और अमेरिका के मूल निवासी थे रेड इंडियन उनको पीछे धकेल रहा था। ठीक है, और यहाँ के जो भी संसाधन थे उन पर कब्जा कर रहा था। ब्रिटिश के लाभ को देखते हुए जो यहाँ फ्रांस था वो भी चला गया। तो कहीं ना कहीं इंडिया आपस में भी लड़ रहे थे। किस उपनिवेश में लड़ रहे थे? अमेरिकी उपनिवेश में। अमेरिकी उपनिवेश में ये लोग आपस में लड़ रहे थे। अब इस चीज़ का देखिए प्रभाव इंडिया में कैसे पड़ेगा। जब ब्रिटिश यहाँ आ गए, फ्रांसीसी यहाँ आ गए, उसके बाद देखेंगे कि यहाँ टिकेगा कौन, वही टिकने की बात आ रही है। तो इसी कारण से कर्नाटक युद्ध जो हो रहा है, इसी कारण से दूसरे उपनिवेशों में भी लड़ते रहते थे हमेशा, क्योंकि जब ये मेन जगह अपनी लड़ रहे थे। अच्छा, उपनिवेश के बारे में आपको बता दें हम। चलिए, जब बात उठी है उपनिवेश की, उपनिवेश होता क्या है? एक होता है मातृ देश, एक होता है गुलाम देश। मातृ देश ये होता है संसाधन संपन्न, ठीक है, और विकसित संरचना होती है इनके पास। ये मातृ देश अपने लाभ के लिए है। कैसा लाभ हो सकता है? आर्थिक लाभ हो सकता है, व्यापारिक लाभ हो सकता है, वो आर्थिक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, आर्थिक लाभ और व्यापारिक लाभ के लिए किसी दूसरे देश पर नियंत्रण करता है, किसी दूसरे देश पर नियंत्रण करता है। नियंत्रण कैसा? राजनीतिक नियंत्रण, प्रशासनिक नियंत्रण। तब ये देश इनका गुलाम देश बन जाता है। गुलाम एक भद्दा वर्ड लगता है अपने आप को देखने में, इसी चीज़ को उपनिवेश कहा जाता है। और जब ये नियंत्रण करता है तो यहाँ पे जो नीतियाँ बनाएगा उस देश में, नीतियाँ, तो वो नीतियाँ भी अपने अनुसार बनाएगा, अपने अनुसार। तो इसी देश को, जिसको गुलाम देश हमने कहा, इसी देश को उपनिवेश बोलते हैं। तो इस अकॉर्डिंग देखें तो कहीं ना कहीं भारत भी अंग्रेज़ों का उपनिवेश, अंग्रेज देश का उपनिवेश रहा है, इंग्लैंड का, अमेरिका भी रहा है। समझ गए उपनिवेश का कॉन्सेप्ट क्या है? इसको कॉलोनी बोलते हैं, कॉलोनी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कर्नाटक वॉर के बारे में पढ़ते हैं। कर्नाटक वॉर क्यों हो रहे थे? कि फ्रांसीसी भी आ गए थे और ब्रिटिश भी आ गए थे। कौन कहाँ बसा हुआ था ये आपको समझना है। ब्रिटिश ने सबसे पहले बंगाल में देखा अपने आप को, फ्रांसीसी दूसरी जगह पहुंच रहे थे। हमने फैक्ट्रियों के नाम पढ़े ना फ्रांसीसी के। माहे केरल में फैक्ट्री थी इनकी, तमिलनाडु में फैक्ट्री थी, वेस्ट बंगाल में फैक्ट्री थी, आसपास में ब्रिटिश की फैक्ट्रियाँ थी। जैसे वेस्ट बंगाल में यहाँ थी, वहीं बंगाल में कौन टिका था? अंग्रेज टिके थे। तो लड़ाई होना तय थी ना, क्योंकि सबका उद्देश्य क्या, व्यापार का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। व्यापार किसका? मसालों का, वस्त्रों का, और अत्यधिक लाभ लेना। जब दो यूरोपीय देश एक उपनिवेश में पहुंच जाएंगे, अपना अपना उपनिवेश बना लेंगे, तो आपस में तो संघर्ष होगा ना उनके, इसी वजह से संघर्ष हो रहा था। तो अब कर्नाटक वॉर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कर्नाटक वॉर, 3 वॉर हुए हैं, किन किन के बीच में हुए हैं? अंग्रेज, फ्रांसीसी, इन्हीं वॉर को कर्नाटक वॉर कहा गया है। तो जो पहला वॉर था आपका 1746 से 1748 के मध्य में, दूसरा हुआ 1749 से 1754, तीसरा हुआ 1757 से 1763। देखिए, इस वॉर के बारे में हमें पूरा इतिहास जानने की ज़रूरत नहीं है। मेन होता है कि ये वॉर ख़त्म कैसे हुए थे। ख़त्म होने के बाद हमेशा संधियाँ होती थी, तो हमें मोस्टली संधियों के बारे में याद रखना होता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद संधि कौन सी हुई। ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेगा कि भाई उस समय कौन उस चीज़ को हैंडल कर रहा था, यानी जब ब्रिटिश की तरफ से कौन उस चीज़ को देख रहा था और फ्रांस की तरफ से कौन देख रहा था, इतना हो सकता है। फिर भी मैं आपको एक बैकग्राउंड बताता चलूँगा। 1746 से 1748 के मध्य में ऑस्ट्रिया, जो एक यूरोपीय देश था, उसके यहाँ पे उत्तराधिकार का संकट आ गया। जब उत्तराधिकार का संकट आ गया तो यूरोप में फ्रांस, अंग्रेज, ये सब शक्तियाँ ताकतवर थीं, दूसरे देशों में हस्तक्षेप करती थी। तो वहाँ इन्होंने हस्तक्षेप किया। जब वहाँ हस्तक्षेप किया तो वहाँ से ही गवर्न तो ये लोग इंडिया में हो रहे थे,
तो इंडिया में भी इन्होंने आपस में लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। अब वो लड़ाई देखो कैसे होगी, एकदम से नहीं हो जाएगी, उसके लिए पूरा प्लानिंग होती थी। डुप्ले, उस समय फ्रांसीसी गवर्नर जो था वो डुप्ले था, ठीक है। और अंग्रेज अंग्रेज के क्या कहते हैं इस समय जो ठीक है, अंग्रेज इस समय, अंग्रेज नहीं आते इस समय, हैदराबाद निज़ाम, हैदराबाद का जो निज़ाम था, क्योंकि फ्रांस उस समय कहाँ था, केरल में था, केरल में था, तो भाई ये भी अपना अपने विस्तार करना चाह रहे थे। तो जब ये आपस में ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध हो गया, तो इन्होंने क्या किया, मद्रास, मद्रास कहाँ पड़ता था, यहाँ पड़ता था मद्रास, ठीक है। मद्रास पे इन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया, हैदराबाद बीच में आ रहा था, तो इन्होंने हैदराबाद से कहा कि आप बीच में मत आओ, आपको हम जो भी करेंगे उसमें प्रॉफिट दे देंगे कहीं ना कहीं आपको। इस तरह की कुछ बात हुई थी इनके बीच में। तो जब ये चीज़ नहीं हुई, हैदराबाद का निज़ाम एक अलग ही वो रहा है शख्सियत, उसको जहाँ फ़ायदा दिखता था वहाँ झुक जाता था। अगर उसको दिख रहा है कि फ्रांस से फ़ायदा, फ्रांस की तरफ झुकेगा। अगर उसको दिख रहा है अंग्रेज़ से फ़ायदा, अंग्रेज़ की तरफ झुकेगा। अगर उसको दिख रहा है कि मराठे या मैसूर से फ़ायदा हो रहा है तो इनकी तरफ झुकेगा। वो शख्सियत ऐसी थी। तो इसी बीच में क्या हुआ, जब ये निज़ाम ने इनकी बात नहीं मानी, क्या कहते हैं फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की, तो इन्होंने ये कहा कि भाई हम नहीं मान रहे आप, तो इनके बीच में एक युद्ध हो गया, सेंट टॉमे का युद्ध, ये थोड़ा एक याद रख लेना, सेंट टॉमे का। तो ये जो क्या कहते हैं नवाब जो था, सॉरी मैंने एक हैदराबाद बोला, गलत बोला वर्ड, कर्नाटक, कर्नाटक का था, तो अनवरुद्दीन था उस समय। देखिए निज़ाम और नवाब में हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये नवाब था, मैं निज़ाम गलत बोल रहा हूँ। निज़ाम जो था वो मराठे मैसूर के समय युद्ध हुए थे उसके समय था, अभी नवाब है, ठीक है, सॉरी गलती के लिए, नवाब है। तो ये कर्नाटक के नवाब की पराजय हुई। खैर ये चीज़ पूछी नहीं जाएगी, मैं बता रहा हूँ ना, कहानी नहीं पूछी जाएगी, मेन चीज़ आपको को याद रखनी वो जान लीजिए। ये युद्ध समाप्त किस संधि से हुआ था, एक्स-ला-चैपल की संधि से, बस इतना याद रख लीजिए, क्यों फालतू में इतना याद रखो आप लोग, है ना, एक्स-ला-चैपल की संधि से। अच्छा, इस युद्ध का पहला महत्व क्या हुआ, जब फ्रांसीसी शक्ति ने किसी भारतीय शक्ति को हराया, भारतीय शक्ति कौन, कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन, तो कहीं ना कहीं उनकी श्रेष्ठता साबित हुई, ठीक है। और पहली बार किसी विदेशी शक्ति ने भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप भी किया, ये इस युद्ध का महत्व होता है। दूसरा, चलिए हम लोग दूसरे युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा युद्ध हुआ है 1749 से 1754, इसका युद्ध, इसका कारण क्या था। अब ये यूरोप में युद्ध चल रहे हैं इस समय, यूरोप मतलब आपसी संघर्ष होते रहते थे इन लोगों के बीच में, ठीक है। अब देखिए हैदराबाद और कर्नाटक, हैदराबाद में कौन था, निज़ाम, और कर्नाटक में नवाब, तो यहाँ पर भी उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो रहे थे। हैदराबाद में दो लोगों के आपस में युद्ध हो रहा था, एक नासिर जंग था और उनका भतीजा था मुजफ्फर जंग। ऐसे कर्नाटक में अनवरुद्दीन नवाब था और एक चंदा साहिब था, ठीक है। तो इसमें से एक पार्टी को सपोर्ट करेंगे फ्रांस वाले और एक पार्टी को सपोर्ट करेंगे ब्रिटिश वाले, इसलिए युद्ध हुआ केवल, क्योंकि इन्हें आपस में लड़ना था। लड़ने का ये लोग कारण ढूंढते थे आपस में, क्योंकि इन्हें उपनिवेश का प्रसार करना था, एक दूसरे के बीच में आ रहे थे, जब ये आपस में लड़ेंगे तभी तो किसका विस्तार ज़्यादा होगा ये तय कर पाएंगे लोग। तो कहीं ना कहीं नासिर जंग को और यहाँ कर्नाटक में अनवरुद्दीन को ब्रिटिश ने सपोर्ट किया, और मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब को फ्रांस ने सपोर्ट किया, ठीक है। इन दोनों की वजह से आपस में युद्ध हो गया, ठीक है। बाकी एक युद्ध का नाम याद रख लीजिए भाई, अंबूर का युद्ध हुआ, अंबूर का युद्ध, इसमें जो फ्रांसीसी गुट था, फ्रांसीसी गुट में कौन आ गया, फ्रांस आ गया, मुजफ्फर जंग आ गया, चंदा साहब आ गया, और जो अंग्रेज का गुट हो गया वो नासिर जंग, अनवरुद्दीन और अंग्रेज, ये हो गए अंबूर का युद्ध। बस एक सन के माध्यम से पूछा जा सकता है, बाकी परिणाम कोई नहीं पूछेगा इसका, 1749 में हुआ अंबूर का युद्ध, ठीक है। और ये युद्ध समाप्त कैसे हुआ, इसको पांडिचेरी की संधि, ये चीज़ आपको याद रखनी है, मैं अभी बोल दे रहा हूँ, ये पूछा जाएगा। PCS 2019 या 20 ने भी पूछा है, 20 या 21 ने पूछा है ये चीज़, ठीक है, मैचिंग का क्वेश्चन आया था। और पांडिचेरी की संधि, इसी को शायद गॉडेहू की संधि बोलते हैं। अच्छा, इस समय जो गवर्नर था, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, उस डुप्ले को यहाँ से वापस बुला लिया गया फ्रांस में, उसकी जगह कौन आ गया था, गॉडेहू। तो ये संधि किसने की थी, गॉडेहू ने, इसलिए इसको गॉडेहू की संधि बोलते हैं। थर्ड बैटल, थर्ड बैटल देखिए
एक मैंने कल आपको एक शब्द बोला था ना, सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में बोला था। ये सप्तवर्षीय युद्ध का ये क्या था, जो मैंने अभी आपको अमेरिका उपनिवेश के बारे में बताया था ना, ये तो ऊपर वाले क्षेत्र में फ्रांस थे और नीचे वाले क्षेत्र में ब्रिटिश थे। ये आपस में लड़ रहे थे, इन दोनों के बीच हो रहा था सप्तवर्षीय युद्ध। इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था। इस चीज़ का प्रभाव कहाँ देखा गया, भारत में भी देखा गया, ठीक है। तो ये जो थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटक ये कब से कब हुआ, 1757 1763। अच्छा, इसी बीच में और भी घटनाएं हुई भारत में, जैसे ये क्या कहते हैं, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, ठीक है। इसी समय मराठों का और अफ़गानों का पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, अहमद शाह अब्दाली का, ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटक, यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध। कारण यही था क्योंकि ये वहाँ लड़ रहे थे तो यहाँ भी लड़ेंगे, अमेरिकी उपनिवेश में लड़ रहे थे, तो इनको निर्देश मिल जाता था कि आपस में संघर्ष वहाँ हो गया तो यहाँ भी लड़ने लगते थे, ठीक है। अब आप ऐसे मानो कि चलिए छोड़िए इस चीज़ को। इसी युद्ध का विस्तार जो था भारत में देखा गया, उसका परिणाम क्या निकला, वॉन्डिवोस्टो, जो मैंने अभी आपको कुछ समय पहले नाम लिया था, वो जब फ्रांसीसी की कंपनी के बारे में पढ़ा रहे थे, वॉन्डिवोस्टो युद्ध, उसका परिणाम ये रहा। वॉन्डिवोस्टो युद्ध 1760 में, ये पूछा जा सकता है, सन पूछी जा सकती, मैच करवाया जा सकता है। फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ। फ्रांसीसी का नेतृत्वकर्ता कौन था, काउंट लाली, और ब्रिटिश के नेतृत्वकर्ता सर आयरकूट। ये चीज़ याद करने लायक है, पूछा जाएगा ये आपसे, ठीक है। अब इसका अंत कैसे हुआ इस युद्ध का, तो कहीं ना कहीं यूरोप में जब पेरिस की संधि हो गई यूरोप में, तब इस युद्ध का जाके अंत हुआ है। अच्छा, ये चंद्रनगर वेस्ट बंगाल फ्रांसीसी की थी, तो ये सब पांडिचेरी कराईगल ये फ्रांसीसी का नियंत्रण था। तो इन्होंने क्या किया, अब जब ये पेरिस की संधि हो गई तो भारत में भी इनको संधि करनी पड़ेगी, क्योंकि यूरोप में पेरिस की संधि हुई थी। पेरिस फ्रांस की राजधानी है ना, तो ये संधि कहाँ हो रही थी, यूरोप में। तो अब इन्होंने इस संधि के अंतर्गत क्या क्या किया, जो चंद्रनगर का एरिया था उसको छोड़कर सभी क्षेत्र ब्रिटिश ने फ्रांसीसियों को वापस कर दिए, क्योंकि उन्होंने नियंत्रण कर लिया था इन्होंने। तभी तो युद्ध हुआ था। युद्ध करने के क्रम में होता था, आपस में कुछ ना कुछ उन्हें कारण चाहिए होता था। अच्छा, ये हो गया। और उससे पहले 1759 में डच को इन्होंने हराया था अंग्रेज़ों ने, वेदारा के युद्ध में। वेदारा कहाँ है, नदिया जिला में, वेस्ट बंगाल में। ये पूछा गया एक आध बार। चलिए अब क्षेत्रीय शक्तियों के बारे में आते हैं। तो क्षेत्रीय शक्तियों के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ओके।